हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट वैलेंसी और कोवैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी क्या होती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वैलेंसी की। वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। आपका कोई एक एलिमेंट है या कोई एक एटम है, उसकी जो कंबाइन करने की नेचर है या उसकी जो किसी के साथ जुड़ने की जो नेचर है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी बोलते हैं। अब वैलेंसी के दो प्रिंसिपल है, एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट, एक है न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम वैलेंसी फाइंड आउट करते थे, जबकि न्यू जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर है वही सबसे ज़्यादा वैलिड है। बट हम यहाँ पर स्टडी सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वैलेंसी, कोवैलेंसी में वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, तो किसको बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब हो गया बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। तो ध्यान रखना बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट बोल दो या एटम बोल दो, किसी भी एटम या एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी बोलते हैं। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला ओल्ड कॉन्सेप्ट। ए में आता है आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट, और जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उस ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर भी हम सबसे पहला करेंगे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी का फाइंड आउट करना। बताओ वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है, इसलिए वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 1। अर्थात हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई है। ठीक है। अब अगर इसके रेस्पेक्ट में मैं बात करूं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी की अगर बात करें तो वैलेंसी इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद अदर एटम। ध्यान रखना, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद एटम, या ऐसे कह सकते हैं विद पर्टिकुलर एटम, विद पर्टिकुलर एटम। अर्थात एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ में कितना बाइंड हो रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में हम वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहां से हम क्लियर कर रहे हैं, ओल्ड ग्रुप, पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ग्रुप, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए और सेवंथ ए, ये तो ओल्ड है। और न्यू ग्रुप की बात करूं तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है और ये 17 है। ठीक है। और रही बात इनके कंपाउंड की, तो फर्स्ट वाले में बनेगा NaH, सेकंड वाले में बनेगा Mg2H, थर्ड वाले में बनेगा AlH3, फोर्थ वाले में बनेगा SiH4, इसमें बनेगा PH3, नेक्स्ट वाले में बनेगा H2S और नेक्स्ट वाले में बनेगा बेटा HCl। ये इनके कंपाउंड है। तो बताओ इनके रेस्पेक्ट में अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो इनके रेस्पेक्ट में वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो इसके रेस्पेक्ट में वैलेंसी देखो कितना हाइड्रोजन है, क्योंकि वैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद ए पर्टिकुलर एटम। एक एटम के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, तो बताओ यहाँ सोडियम के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1, तो वैलेंसी 1 हो गई। यहाँ मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 4। अब देखो यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितना है 1, तो इसका मतलब वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 2 3 4 3 2 1 हो गई। अर्थात वैलेंसी इंक्रीज हो रही है कहां तक, 4 तक।
उसके बाद क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो यहां से मेरे पास क्या कंक्लूजन आया, तो आप देखिएगा हमारे पास यहां से कंक्लूजन है कि वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, अगर हम रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन की बात करें तो वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीज अप टू 4, इंक्रीज अप टू 4, 4 तक इंक्रीज होती है। एंड देन डिक्रीज फ्रॉम डिक्रीज देन डिक्रीज टू 1 अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अर्थात एक जो पीरियड है उस पीरियड में वैलेंसी हमेशा 4 तक इंक्रीज होती है, 4 के बाद में डिक्रीज होती है और डिक्रीज होकर वापस कहां तक चली जाती है बेटा, 1 तक चली जाती है। इसी के साथ आपका ये वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से सेकेंड डिस्कस करेंगे, वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो बी पॉइंट है वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी। आपको पता है वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 2 है। तो बताओ इसके रेस्पेक्ट में अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे तो क्या बनेगा, वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप, आपका जो भी ग्रुप का नंबर है वही उसका क्या होगा बेटा, वैलेंसी होगा। अर्थात ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हमेशा वैलेंसी जो होती है वो ग्रुप के नंबर के बराबर होती है। जैसे आप देखिएगा पहले ओल्ड ग्रुप, ओल्ड ग्रुप अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए और सेवंथ ए, यह है आपका ओल्ड मेंडलीव के अकॉर्डिंग। और अब आता है न्यू ग्रुप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16 और 17 हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूँ तो सबसे पहले में क्या होगा, Na2O, सेकेंड में क्या होगा, MgO, थर्ड में क्या होगा, Al2O3, फोर्थ में क्या होगा, SiO2, इसमें क्या होगा, P2O5, इसमें क्या होगा, SO3 और इस वाले में क्या होगा बेटा, Cl2O7। ये इनके एग्जाम्पल है कंपाउंड के। ये सब हम बेटा पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप बताओ फर्स्ट वाले में वैलेंसी क्या हो जाएगी। तो देखो नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट है तो यहाँ वैलेंसी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो वैलेंसी इंक्रीज हो रही है कहाँ पर, 7 तक इंक्रीज हो रही है। तो हम बात करेंगे यहाँ से क्या, वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन फ्रॉम 1 to 7 अक्रॉस द पीरियड, अर्थात एक जो पीरियड है उस पीरियड में आपकी जो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी है वो 1 to 7 तक क्या हो रही है बेटा, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। जबकि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी हमने देखा तो वहां पर वैलेंसी क्या हो रही थी, 1 से 4 तक इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद 4 से डिक्रीज हो रही थी कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हमेशा वैलेंसी इंक्रीज होती है। तो ये तो हो गया आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड आपका आता है न्यू कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा, न्यू कॉन्सेप्ट। और न्यू कॉन्सेप्ट जो होता है अगर इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो न्यू कॉन्सेप्ट आपका ये जो है बेस अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस है, बेस अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस है, अर्थात किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सेकेंड तो ये हो गया डिपेंड
अपॉन नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बेटा ये आपके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रुप है उसके अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और सब ये हमने पैरियोडिक टेबल में भी इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया था कि ये क्या पॉइंट है, किस पे है। अब इसको भी हम यहाँ से 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। एक वो पार्ट जिसके अंदर वैलेंसी उसके ग्रुप के सेम होती है, और एक वो जिसके अंदर वैलेंसी ग्रुप के सेम के नहीं 8- होती है। तो हम वैलेंसी को 2 तरह से यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। एक में तो लिखेंगे वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप का नंबर है वही उसका वैलेंसी होगा। और एक वो जिसके अंदर वैलेंसी ग्रुप के इक्वल नहीं होगी, वहां पर 8- नंबर ऑफ ग्रुप किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से भी हम अब 2 टाइप से इसको आगे डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आगे इसको मैं बात करता हूं। तो फर्स्ट इसमें भी मैं जैसे वहां ए बी लिया था वैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट ले रहा हूं, और इस फर्स्ट के अंदर मैं बात करूं किसकी? वैलेंसी की। तो फर्स्ट में ले रहा हूं बेटा वैलेंसी। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? वैलेंसी की। कहां पर वैलेंसी? तो वैलेंसी होगी आपका ग्रुप फर्स्ट ए से लेकर 4th ए तक। ग्रुप फर्स्ट ए से लेकर कहां तक? 4th ए तक। तो ग्रुप फर्स्ट ए से लेकर 4th तक अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो बेटा तो ये इक्वल हो जाएगी नंबर ऑफ ग्रुप। नंबर ऑफ ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप का नंबर है वही उसका वैलेंसी होगा बेटा। आपका जो ही ग्रुप का नंबर है वही उसका क्या होगा? वैलेंसी नंबर होगा। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अर्थात आपका जो वैलेंसी सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वही है। अर्थात नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोल दो या नंबर ऑफ ग्रुप बोल दो, दोनों बात एक ही है बेटा। ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से वैलेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या ग्रुप नंबर, जो भी आपका ग्रुप नंबर है वो या उसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी है। जहाँ से इसको हम फर्दर 4 टाइप में क्लासीफाई करेंगे। मतलब 4 ग्रुप के लिए लिया है तो 4। फर्स्ट ए, ये आपका हो गया बेटा सेकंड ए, ये आपका हो गया थर्ड ए, और ये हो गया बेटा 4th ए। ये 4 हो गए। अब बात आती है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS2NP1, और इसका हो गया NS2NP2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आती है इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो बताओ इनकी वैलेंसी क्या होगी? अब तो यहाँ से अगर मैं इनकी वैलेंसी की बात करूँ तो इसका वैलेंसी 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा और इसका 4 होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 से लेकर 4 तक वैलेंसी बेटा हमेशा ग्रुप नंबर या वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है। अब इसी में सेकेंड पार्ट की बात करता हूँ मैं। तो सेकेंड पार्ट में वैलेंसी, अर्थात इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें वैलेंसी, अर्थात वैलेंसी होगी 5th ए से लेकर 0 ग्रुप तक। 5th ए से लेकर कहां तक बेटा? 0 ग्रुप तक। तो यहां पर जो वैलेंसी होगी वो होगी 8- नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या फिर ग्रुप नंबर। आर जो आपका 8 है उस 8 में से जो भी ग्रुप नंबर है उसको माइनस कर दो, या उसके वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। इसको भी फर्दर हम 4 ग्रुप में क्लासीफाई कर रहे हैं। तो देखो 4 तक हो गया। अब आता है नंबर किसका? 5th ए। 5th के बाद में किसका नंबर आता है बेटा? 6 ए। 6 के बाद में किसका नंबर आता है बेटा? 7 ए। और 7 ए के बाद में किसका नंबर आता है बेटा? 8। 8 का मतलब हो गया 0 ग्रुप। अब आप देखिएगा, पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे।
तो सबसे फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2 NP2 के बाद NP3, इसके अंदर हो गया बेटा NH2 NP4, और इस वाले में क्या हो जाएगा NH2 NP5, और यहाँ कितना हो जाएगा NH2 NP6, ये हो गया। अब आप देखो वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें यहाँ से वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। तो बताओ वैलेंसी क्या हो जाएगी? तो बताओ यहाँ पर वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 में से माइनस करके। तो 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1 और 8 में से 8 गया तो क्या हो गया बेटा 0। तो इस प्रकार से हम मॉडर्न या न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जो बेस है उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो सीधा सा हो गया कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14, इनकी वैलेंसी उनमें वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी, और ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, इनकी वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा किसी भी सेल के आउटर मोड्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी सेल के अंदर आउटर मोड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम वैलेंसी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट अर्थात उससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ पर वैलेंसी और कोवैलेंसी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट की पॉइंट क्या होगा वो देखिएगा। तो फर्स्ट की पॉइंट हो गया कि वैलेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप हमेशा सेम होगी। जैसे भी मैंने कहा था ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी हमेशा 1 होगी, ग्रुप सेकंड की वैलेंसी 2 होगी, ग्रुप 3 की वैलेंसी मतलब 13 की वैलेंसी 3 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ग्रुप जो होता है उस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम होता है, और ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो उसकी वैलेंसी भी हमेशा क्या होगी? सेम होगी। तो पहला मेरा जो पॉइंट है वो है फर्स्ट वैलेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम। वैलेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम। हमेशा एक पर्टिकुलर ग्रुप की वैलेंसी हमेशा सेम होती है। बताओ क्या रीजन है उसका? जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब का वैलेंसी 1 है। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोड सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इसका रीजन है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। क्योंकि बेटा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। या हम ऐसे कहते हैं कि इनके वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हमें ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोड सेल। आउटर मोड सेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए उनका वैलेंसी क्या होगा बेटा? सेम होगा। नंबर 2, अब आती है नोबल गैस की वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18 मॉडर्न वाला, जिसके लिए हम कहते हैं नोबल गैस, इज 0। अर्थात जो ग्रुप नंबर 18 है उसकी जो वैलेंसी है बेटा वो क्या है? 0 है। ऐसा क्यों? उसका रीजन क्योंकि इनके अंदर फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। तो उसका रीजन है बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल। अर्थात उनका जो ऑर्बिटल है वो फुलफिल होता है। अर्थात इनके आउटर मोड सेल में NH2 NP6 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, इसलिए इनको किसी के साथ कंबाइन होने की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। अर्थात नोबल गैस ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोड कंप्लीट होता है और वो कभी किसी के साथ बॉन्ड भी नहीं बनाते, इसलिए उनका वैलेंसी क्या होता है? 0। और उनका वैलेंसी 0 होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 0 ग्रुप भी बोलते हैं। इसलिए ग्रुप 18 का नाम है 0 ग्रुप। ठीक है। अब बारी आती है यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी कोवैलेंसी में डिफरेंस नहीं है।
वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, और कोवैलेंसी का मतलब है कि जैसे मान लीजिएगा आपका ये कोई सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस सेंट्रल एटम के अराउंड जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मैक्सिमम बॉन्ड जितने आप बना सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी का मतलब है बाइंड होने की कैपेसिटी, वो कितना जुड़ रहा है, और कोवैलेंसी का मतलब है कि आपका जो एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंसी बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई कोवैलेंसी की, तो कोवैलेंसी की डेफिनेशन होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ कोविलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोविलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी आपका जो एटम है वो मैक्सिमम जितने कोविलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंसी बोलते हैं। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जांपल के लिए मैंने लिया बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3 होता है। आप देखिएगा इसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसको अपना ऑक्टेट पूरा खत्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। तो बताओ इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइएगा इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी होगी बेटा 8 - 5 इक्वल टू 3। तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। ठीक है। अब बारी आती है कोवैलेंसी की, इसकी बारी आती है कोवैलेंसी। तो आप जरा देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये तो 1s का है, तो आप इसको तो हटा दो, ये तो डिफरेंट एनर्जी का हो गया। ये भी 2s एनर्जी का है और ये भी 2p का है। अब आप देखो इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड तो ये फॉर्मेट करेगा, और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, बट ये लोन पेयर की फॉर्म में रहेगा। तो ये जो आपका पेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो ये हमेशा लोन पेयर की फॉर्म में रहेगा, और ये वाले जो हैं वो किसकी फॉर्म में रहेंगे बेटा, बॉन्ड पेयर की फॉर्म में रहेंगे। तो बताओ यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपके टोटल जो 4 बॉन्ड होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर ये नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना सकता है, 4। उन 4 में से 3 तो आपके क्या होंगे बेटा, कोविलेंट, और एक बॉन्ड आपका कौन सा होगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसमें से ये 1 2 3, ये 3 तो बनाएंगे कोविलेंट बॉन्ड, और एक आपका जो बच गया वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बताओ मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से इसकी जो कोवैलेंसी है वो कितनी होती है बेटा, 4 होती है। तो नाइट्रोजन की अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी बताओ कितनी होगी। तो बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, और जबकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी की बात करूं तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी बेटा, 4। अर्थात नाइट्रोजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो बेटा नाइट्रोजन टोटल 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे देखिएगा, 1 2 3, आप देखिएगा 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही है, तो 3 तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये के लोन पेयर है, ये भी किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और ये जिसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा बेटा। कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट। और ये बचे हुए बॉन्ड कौन से होंगे, आपके कोविलेंट बॉन्ड। इसलिए नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना हो गया, 4। तो वैलेंसी और कोवैलेंसी में ये डिफरेंस है। वैलेंसी का मतलब है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, इसके लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन की उसको रिक्वायर्ड है वो आपकी वैलेंसी हो गई। और कोवैलेंसी का मतलब है कि वो अपने अराउंड कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो बेटा नाइट्रोजन अपने अराउंड 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना हो गया। तो बताइएगा नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। कोई भी आपका जो एक एटम है उसकी ग्राउंड और उसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को उसका कोवैलेंसी भी कहते हैं। तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ध्यान दें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट और
एक्साइटेड स्टेट, अर्थात एक आपका कोई एटम है, उसकी ग्राउंड और उसकी एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका कोवैलेंसी है। इसी के साथ बेटा ये वैलेंसी और कोवैलेंसी का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से वेरिएबल वैलेंसी के पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से वेरिएबल वैलेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो वैलेंसी है वो कैसे कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि वेरिएबल वैलेंसी केवल वही कंपाउंड शो करते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, क्योंकि जब तक वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा उसके अंदर जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर वो अनपेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो बेटा वेरिएबल वैलेंसी भी नहीं होगी। तो वेरिएबल वैलेंसी के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो ये होगा कि वो एलिमेंट शो करेंगे जिनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, इम्पिटी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले दोज एलिमेंट which have impity orbitals in outermost shell या फिर वैलेंसी सेल, so वेरिएबल वैलेंसीज। तो ध्यान रखना बेटा, वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में इम्पिटी ऑर्बिटल होंगे वही क्या करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी को शो करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर उनके अंदर इम्पिटी ऑर्बिटल होगा तो वो आपका जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी आपका जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, आपके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेशन के वाया किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अनपेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमें पता है बेटा कि वैकेंट जो ऑर्बिटल है वो एस ब्लॉक में नहीं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होता है। तो यहां से मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 हो गया वो हो गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स सो वेरिएबल वैलेंसीज। ध्यान रखना बेटा, पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब अगर मैं इसका रीजन पूछूं तो बताओ इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन यह है कि बेटा पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर जब हम पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जब हम पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उससे पहले वहां पर डी ऑर्बिटल ब्लैंक होता है, इसलिए इनके अंदर हमेशा वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी, ये हमेशा वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट सेल, अर्थात इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है बेटा उनमें हमेशा वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये अपने जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उनको अनपेयर में चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक पी ब्लॉक के एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा NH2 और NH2 के बाद में NP लिखते हैं हम, NH2 के बाद में हम NP लिखते हैं, जबकि यहाँ पर आपको पता है D वाला नहीं है। तो इसका मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, NH2 N-1D और NP1 से जो भी आपके 6 है वो ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये डी वाला जो है ये डी इनके अंदर क्या होता है बेटा, वैकेंट होता है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में वैकेंट डी होने की वजह से ये अपने अनपेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अनपेयर में। इस वजह से क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब बारी आती है पी ब्लॉक। तो क्या पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट ऐसा करेंगे? नहीं बेटा, पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 1 में केवल एस होता है, पीरियड नंबर 2 में आपका एस और पी होता है, पीरियड नंबर 3 में आपका एस और पी होता है और डी होता है। एस पी डी तीन होता है, बट बेटा यहाँ पर डी वैकेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका पीरियड नंबर 3 और आफ्टर ग्रुप पीरियड नंबर 3, मतलब पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट
और पीरियड नंबर 3 से बाद वाले जो भी आपके एलिमेंट है वो सब क्या करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी को शो करेंगे। तो इसका मतलब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया वो हो गया नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हो गया पीरियड, थर्ड पीरियड। एक तो हो गया बेटा आपका थर्ड पीरियड, और आफ्टर थर्ड पीरियड, आफ्टर थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करेंगे। बेटा वेरिएबल वैलेंसी वही एलिमेंट शो करते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में इम्पिटी ऑर्बिटल होता है, अर्थात ऑर्बिटल उनका क्या होना चाहिए, खाली, ताकि उसके अंदर अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन अनपेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो कौन करते हैं ऐसा काम, तो ऐसा काम करते हैं बेटा पी ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में डी वैकेंट होता है, अर्थात उनके आउटर मोस्ट शेल में डी खाली होता है। अब कौन से करते हैं पी ब्लॉक के अंदर भी, पी ब्लॉक के अंदर भी थर्ड पीरियड और आफ्टर थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड के बाद वाले जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो ऐसा शो करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस 15 नंबर पे आता है बेटा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, 1s², 2h², 2p6, 3s² और 3p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर 3s है 3p है, तो बेटा इसके अंदर 3d भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि 3d भी तो पॉसिबल है, क्योंकि डी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, थर्ड पीरियड से, तो यहाँ पर 3d भी होना चाहिए। बट यहाँ पर 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल जो है वो क्या है, वैकेंट है। अगर वैकेंट है तो ये अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर करके नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बेटा, इंक्रीज कर देता है, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से पॉइंट नंबर 4 के बारे में कि पॉइंट नंबर 4 क्या है। तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर मैं बात करूं तो मेरा पॉइंट नंबर 4 आता है बेटा कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। क्योंकि आपकी जो वेरिएबल वैलेंसी है वो केवल एक स्टेट में तो नहीं होती, क्योंकि आपने कहा कि आपका पेयर इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर में होगा तो वो किसके अंदर आ जाएगा, एक्साइटेड के अंदर आ जाएगा। तो यहां से मैं दो टर्म्स और आपको क्लियर कर दूं। एक तो मैं बात करूंगा सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएस लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब है आपका कोई भी एलिमेंट का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या जो नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे ये फास्फोरस है, ये इसका नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया बेटा नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी का नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो उसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। अब आती है एक्साइटेड स्टेट। बताओ ES, एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे बेटा, तो एक्साइटेड स्टेट हम उसको बोलते हैं बेटा जिसके अंदर हाई एनर्जी होती है। अर्थात अब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा आप देखो, ये आपका कोई ऑर्बिटल था, इसके अंदर ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये अभी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, इसको एनर्जी दे दी बेटा, यहाँ से ये एनर्जी इसको सप्लाई कर दी। अब बताओ मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये यहाँ से एक्साइटेड होकर नेक्स्ट ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो ये होता है आपका एक्साइटेड स्टेट। कहने का मतलब जब हम ग्राउंड स्टेट को या ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देने के बाद में वो हायर मतलब आपके दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, तो बेटा एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया हायर एनर्जी लेवल। आपका जो हाई एनर्जी लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। और जो भी वेरिएबल वैलेंसी होती है वो हमेशा किसके अंदर होती है बेटा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर होती है, ग्राउंड स्टेट के अंदर पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड स्टेट के अंदर तो केवल वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, अर्थात नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। अब बारी आती है यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रमोशन एनर्जी, कि हम प्रमोशन एनर्जी किसको बोलेंगे, बताओ किसको बोलते हैं प्रमोशन एनर्जी। तो अभी मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन अभी कहां पर था, अपनी ग्राउंड स्टेट में था, आपने इसको क्या कर दिया, एनर्जी की सप्लाई कर दी। यहां से इसको क्या कर दिया आपने, एनर्जी की सप्लाई कर दी बेटा। जैसे एनर्जी की सप्लाई करेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी में चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट आपके जो भी ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा। अब बताओ अगर वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में गया है
तो इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर्ड है, अर्थात हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन एनर्जी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोशन एनर्जी बोलते हैं। या हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर पेयरिंग टू अनपेयर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना बेटा, एक आपके पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अनपेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोशन एनर्जी बोलते हैं। और अब आता है यहाँ से प्रमोशन रूल। तो ये भी एक आपको मैं क्लियर कर दूं कि बेटा आपने ये इलेक्ट्रॉन को जो एक्साइटेड किया है, अर्थात एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिटल में जा सकता है जिनकी एनर्जी सेम होती है। अगर एनर्जी डिफरेंट हो तो वहां पर फिर हम एक्साइटेशन नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं बेटा प्रमोशन रूल। तो बताओ प्रमोशन रूल किसको बोलेंगे। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, आप लोग जानते हो प्रमोशन किसको बोलते हैं। प्रमोशन का मतलब होता है अपने ही डिपार्टमेंट में अपने से ऊपर वाली पोस्ट पर जाना, अपने ही डिपार्टमेंट में अपने से ऊपर वाली पोस्ट पर जाना। तो इसका मतलब अगर प्रमोशन हो रहा है तो वो अपने ही एनर्जी वाले, मतलब सेम एनर्जी वाले बट डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे एस से पी में चला जाए, पी से डी में चला जाए, एस से डी में चला जाए। क्लियर है। तो बताओ प्रमोशन रूल किसको बोलेंगे। तो प्रमोशन रूल का मतलब हो गया बेटा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट। सेम ऑर्बिट के अंदर आपका जो है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना ही क्या कहलाता है, प्रमोशन रूल कहलाता है। इसी के साथ ये वेरिएबल वैलेंसी के कुछ की पॉइंट कंप्लीट होते हैं। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके यहां से कुछ नेक्स्ट की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने लास्ट में प्रमोशन एनर्जी और प्रमोशन रूल के बारे में डिस्कस किया था। जरा मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोगों को पता है बेटा कि ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये ऑर्बिट, ये आपके ऑर्बिट और ये ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 1s होता है, सेकंड में 2s और 2p होता है, और थर्ड वाले में 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। अब आपको पता है बेटा कि जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन s है, p है, d है, मान लो p में इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसको 3p से 3d में, तो ध्यान रखना सेल सेम होना चाहिए। ये 3 सेल का है, अर्थात ये k, ये l और ये m, और इसी को क्या बोलते हैं, सेल। तो m से m में जा रहा है, अर्थात आपके m सेल से m सेल में ट्रांसफर हो रहा है। बट ध्यान रखना सब सेल चेंज हो रहा है, आपका जो सब सेल है वो चेंज हो रहा है कि आपका p सब सेल से कौन से सब सेल में जा रहा है, वो d सब सेल में जा रहा है। तो ऐसा करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे उसको तो बोलेंगे प्रमोशन एनर्जी। और यहाँ से आपका ये जो फॉर्म है ये इसको बोलते हैं प्रमोशन रूल। ठीक है। तो हमने ग्राउंड स्टेट के बारे में डिस्कस कर लिया, एक्साइटेड स्टेट के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रमोशन एनर्जी आपको बता दिया, प्रमोशन रूल आपको बता दिया। अब बारी आती है नेक्स्ट कि बेटा आपका कोई भी एक एलिमेंट है वो अपना मैक्सिमम कोवेलेंसी कब शो करेगा। तो केवल वो एक्साइटेड स्टेट में ऐसा कर सकता है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो आपको पता है ग्राउंड स्टेट के अंदर उसके जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी होगी। तो कोई भी आपका एलिमेंट मैक्सिमम जो कोवेलेंसी है वो अपनी हमेशा एक्साइटेड स्टेट में करता है। तो यहां से मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, नंबर 4, मैक्सिमम कोवेलेंसी shown in एक्साइटेड स्टेट। अगर आपका कोई एलिमेंट है तो वो अपनी मैक्सिमम जो कोवेलेंसी है उसको हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही क्या करेगा बेटा, वो शो करेगा, ग्राउंड स्टेट में वो नहीं कर सकता। जैसे आपको मैंने ले लिया कोई भी एक एलिमेंट है जिसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और मान लीजिएगा p में 4 है,
और उसका डी आपको पता है वेकेंट होगा, तो ये डी वेकेंट है। अब आप बताओ ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ग्राउंड स्टेट फॉर्म है। तो अगर ये ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ पर इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो केवल ये 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन अगर आप इसमें मैक्सिमम कोवेलेंसी चाहते हो तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते जाओ, एक्साइटेड करते चले जाओ। तो एक बार एक्साइटेशन पी से डी में होगा और एक बार एस से डी में होगा। तो अब आप जरा देखो 3 से 3 में ही हो रहा है, अर्थात सेल सेम है, सेल चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसी कंडीशन पर सेल क्या होगा, सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। बट चेंज क्या होगा, तो चेंज होगा आपका सब सेल, आपका जो सब सेल है वो चेंज होगा। जैसे एस और पी से किस में जा रहा है, डी में। तो ध्यान रखना, प्रमोशन रूल यही बात बताता है कि सेल तो सेम होना चाहिए बट उसका सब सेल चेंज हो सकता है, अर्थात उसका सब सेल आपको चेंज करना है। और ऐसे प्रोसेस के लिए एनर्जी देंगे, और जो एनर्जी हम देंगे उसको प्रमोशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर, पॉइंट नंबर जो 5 आ रहा है, वो पॉइंट नंबर 5 भी आपका यही होगा कि आपके लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना ये लोन पेयर है, जो भी बॉन्ड में इंक्लूड नहीं हो रहे थे, जो ग्राउंड स्टेट के अंदर बॉन्ड में इंक्लूड नहीं होते, उनको बोलते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर है बेटा। अब देखो ये लोन पेयर एक्साइटेड हो रहा है, तो हम क्या लिख रहा हूं मैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, गेट एक्साइटेड in the subcell of same energy cell। ध्यान रखना, इन द सबसेल ऑफ सेम एनर्जी सेल, सेम एनर्जी सेल के सब सेल में वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करूं अगर मैं, तो इससे क्या होगा, ताकि वो अपने अंदर मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन बना सके। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड इन द सबसेल ऑफ सेम सेल टू फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाता है, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, वो इजीली अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को शो कर सकता है। जैसे मैं इसी में बात करूं, तो देखो यहां पर जब एक्साइटेशन होगा तो एस में भी कितना रह जाएगा, एक। बताओ पी में कितने रह जाएंगे, 3। और बताओ डी में कितने हो जाएंगे बेटा, तो यहां से आप देखो डी में कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। तो आप देखो अभी यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे, केवल 2। और अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो अब आप देखो ये अपने मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन कब करेगा, तो ये उस समय करेगा जब इसके अंदर एक्साइटेशन होगा। और एक्साइटेशन हमेशा किसके अंदर होगा बेटा, सेम एनर्जी के सेल में होगा, बट उसके अंदर डिफरेंट आपके क्या होंगे, सब सेल होंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अगर आपके पास जैसे ये आउटर मोड सेल खाली नहीं होता, अगर ये आउटर मोड सेल इम्प्योरिटी नहीं होता, तो क्या इसको एक्साइटेड करने की जरूरत थी, क्या ये एक्साइटेड होता, तो फिर ये एक्साइटेड नहीं होता। तो बेटा केवल एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड वही बनाते हैं जिनका आउटर मोड सेल क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है। तो इफ आउटर मोड सेल इम्प्योरिटी, देन तभी क्या होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेड इन एक्साइटेड स्टेट। तो जिनके अंदर आउटर मोड सेल इम्प्योरिटी होता है, उन्हीं के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट में बनाया जाता है। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, नंबर 6 है बेटा क्या, इफ आउटर मोस्ट सेल या जो ऑर्बिट है, अगर वो इम्प्योरिटी है, देन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म इन एक्साइटेड स्टेट। तो वो हमेशा बेटा किसमें फॉर्मेड होगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर फॉर्मेड होगा। इसी के साथ ये वेरिएबल वैलेंसी के जो कुछ की पॉइंट थे वो कंप्लीट होते हैं। अब मैं यहाँ से वेरिएबल वैलेंसी के लिए कुछ आपको एक साइंटिस्ट थे सिजविक, उस सिजविक ने कुछ रूल बताया था, अर्थात उसने पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकेंड और पीरियड थर्ड के लिए कुछ वेरिएबल वैलेंसी के बारे में बताया था, उसके बारे में मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेटा अकॉर्डिंग टू सिजविक। अकॉर्डिंग टू सिजविक, सिजविक एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था, तो उसने कहा था कि आपका फर्स्ट
पीरियड एलिमेंट, अगर आपका कोई फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है और आपको पता है फर्स्ट पीरियड में दो ही होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम तो करेगा नहीं, उसमें केवल हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ। तो बताओ फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट का मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होगा। तो बेटा इनका जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो हमेशा एक ही होगा, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इनके अगर आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी भी एक ही होगी। तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है उनका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है, एक। उसका रीजन क्या है, बिकॉज ओनली 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट। बेटा इनके अंदर केवल 1s ऑर्बिटल ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब बारी आती है किसकी बेटा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट की। अब आप बताओ मुझे सेकेंड पीरियड जो एलिमेंट होंगे वो अपने मैक्सिमम जो है कोवैलेंसी कितनी कर सकते हैं। तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होता है उनका मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है तो बेटा इनकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 4 होती है। बेटा कितनी होती है, 4 होती है। अर्थात बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। ऐसा क्यों, तो उसका रीजन क्या सुनना, क्योंकि बेटा इसका रीजन है बिकॉज यहाँ पर आपकी मैं बात करूं तो 2s और 2p, यहाँ पर आपके पास 2s और 2p ऑर्बिटल होता है बेटा, 2s और 2p ऑर्बिटल होगा। अब आपको पता है s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है और p में कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। तो टोटल कितने ऑर्बिटल इंक्लूड होंगे, 4। अगर टोटल 4 ऑर्बिटल इंक्लूड होंगे तो ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी कर सकते हैं बेटा, 4 कर सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन के अंदर होती है। अब आ जाइएगा नेक्स्ट, थर्ड पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। थर्ड पीरियड एलिमेंट, अगर मान लीजिएगा कोई एलिमेंट आपके थर्ड पीरियड का है, अगर वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो बेटा उसके अंदर मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है, अर्थात उसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 6, 7, 8 यहाँ तक हो सकती है। अर्थात उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। ऐसा क्यों बेटा, तो उसका रीजन क्या है, तो देखिएगा बिकॉज 3s, 3p और 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपके पास 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी ऑर्बिटल भी होता है। तो एक तो s का हो जाएगा बेटा, 3p के हो जाएंगे, और आपको पता है d में तो 5 होते हैं। तो यहाँ पर हम कितनी भी वेरिएबल वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं, अर्थात इनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी 6, 7, 8 तक हो सकती है। या इसका रीजन ये भी कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, अर्थात बेटा इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी को 6, 7, 8 तक बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आपका ये वैलेंसी और कोवैलेंसी का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ है तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।